नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया का पहला प्रॉपर्टी चैनल। प्रॉपर्टी मतलब हर वो चीज़ जिसको ख़रीदा बेचा जा सकता है। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा फ़ोन, ये सब मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इस चैनल पे हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ की जो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है वो देते रहते हैं। इनके रिलेटेड जो रूल एंड रेगुलेशन हैं वो उनकी जानकारी देते हैं। और ये देश और दुनिया का पहला ऐसा चैनल है जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके आया है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर हरजीत सिंह धनोआ, जो रिटायर्ड कानूगो हैं पंजाब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से। और उसके बाद इन्होंने IPS, PCS, IAS स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। और आज भी ये एक जस्टिस कमेटी है, उसके ये मेंबर हैं, उनके यहाँ सर्विस कर रहे हैं। और बहुत इंटेलिजेंट जो इस एरिया के कानूगो हैं उनमें इसका नंबर 1 जो है इनकी रैंकिंग है। और आज हम इनसे कुछ और डिटेल में बहुत टेक्निकल बातों को के बारे में इनसे सवाल पूछेंगे और उनके जवाब जो दर्शकों के लिए बहुत बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। अब हम स्वागत करते हैं मिस्टर हरजीत सिंह जी का। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हरजीत सिंह जी, जैसे हमने पिछले एपिसोड में काफ़ी चीज़ों को क्लियर करा, तो अब हमारी कुछ और सवाल थे कि एक जो शामलाट कहते हैं, ये शामलाट क्या होती है? शामलात होती है, शामलात 3 किस्म की होती है। पहली तो होती है शामलात दे। ये शामलात दे जब कंसोलिडेशन होती है, लोगों की ज़मीन में से कटौती करके बनती है और ये गांव के कॉमन पर्पज वास्ते होती है। एक 1961 में विलेज कॉमन लैंड एक्ट आया था, उसके तहत बहुत सारी शामलात दे ग्राम पंचायत में वेस्ट हो चुकी है। बहुत कम गांव में अब शामलात है। एक होती है शामलात दे हासब राजद रकबा के बटा। ये शामलात वो है जो किसानों की जब कंसोलिडेशन होती है उनके रकबे से हिसाब से कटौती होती है। ये भी कॉमन पर्पज वास्ते रखी जाती है। एक शामलात होती है शामलात दे जर के बटा। ये भी ज़मींदारों की ज़मीन से जब कंसोलिडेशन होती है कटौती करके बनाई जाती है। इसका पर्पज है, अगर कोई शामलात की डिवीज़न होती है, जर का मतलब है जो लैंड रेवेन्यू ज़मींदार पे करता है उसको जर बोला जाता है। और जो रकबा खेवट है, अगर कोई डिवीज़न होगी तो रकबे से हिसाब से होगी, किसकी कितनी ज़मीन है, उसका रकबा, शामलात का रकबा कितना है, मालिक का कितना है, उसके रकबे से हिसाब से उसकी डिवीज़न होगी। ऐसे ही जर खेवट है, जर का मतलब है जो लैंड रेवेन्यू ज़मींदार पे करता है। अगर उसकी डिवीज़न पे होगी तो उसका लैंड रेवेन्यू के हिसाब से उसकी डिवीज़न होगी। इसमें जो मोटा मोटा फ़र्क क्या है कि जो जर खेवट है और इसमें जो नंबर होते हैं? नंबर नहीं होते। जर का मतलब तो होता है जो लैंड रेवेन्यू पे करता है ज़मींदार, और रकबा खेवट है ज़मींदार का रकबा कितना है। एक ज़मींदार के को 20 कनाल है, एक के को 50 कनाल है। 50 कनाल को 50 कनाल का हिस्सा मिलेगा, 20 कनाल वाले को 20 कनाल का हिस्सा मिलेगा। मतलब एक ज़मींदार 50 रुपये रेंट पे करता है, एक ज़मींदार 20 रुपये रेंट पे करता है। 20 रुपये वाले को 20 का हिस्सा मिलेगा, 50 वाले को 50 का हिस्सा मिलेगा। तो आम जो हमारे दर्शक हैं उनको हम सिंपल तरीके से समझाते हैं कि शामलाट सारे गांव की एक कॉमन ज़मीन होती है, साझी ज़मीन होती है। और ये ज़मीन सभी जो गांव के ज़मींदारों की ज़मीन से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल कर एक इकट्ठा किया जाता है। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है उसका ज़्यादा हिस्सा निकलता है, जिसके पास कम जो ज़मीन होती है उसका कम हिस्सा निकलता है। और ये जो कॉमन ज़मीन होती है ये गांव के कॉमन पर्पज़ के लिए, गुरुद्वारे के लिए, मंदिर के लिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए, कोई धर्मशाला के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है सर? ठीक है जी। और अब इसमें शामलाट के बाद जो हम बात कर रहे थे, इसका जो जुमला मुश्तरका मालकान, ये क्या चीज़ होती है? जुमला मुश्तरका मालकान भी ऐसे है, जब कंसोलिडेशन होती है सारे ज़मींदारों की ज़मीन की कटौती होती है, उसमें से रास्ते निकाले जाते हैं, धर्मशाला के लिए ज़मीन निकाली जाती है, गुरुद्वारे के लिए छप्पड़ों के लिए निकाली जाती है। जुमला मुश्तरका मालकान ज़मीन भी मालकों की कटौती होकर खेवट बनती है। वो भी कॉमन पर्पज वास्ते ही होती है जो जुमला मुश्तरका मालकान ज़मीन होती है। अब एक सवाल है कि पंजाब में जैसे हम बोलते हैं कि किला या एकड़, एकड़ और किले में कोई फ़र्क है?
एकड़ और किले में कोई फर्क नहीं है। एकड़ है 8 कनाल का 1 एकड़ है। कई गांव में कनाल मरले नहीं हैं, वहाँ पर बिग्गा बिस्वा है। 4 बिग्गे 16 बिस्वे का 1 एकड़ होता है। एकड़ और किला में कोई फ़र्क नहीं है, कहीं किला बोलते हैं कहीं एकड़ बोलते हैं। 8 कनाल का एकड़ होता है, 4 बिग्गे 16 बिस्वे का एकड़ होता है। अब जो कनाल है और मरले हैं, ये क्या इसकी मतलब कैसे हम पता लगे कि कनाल में कितने मरले होते हैं, या गजों के हिसाब से इसको कैसे काउंट करें? एक कनाल में 20 मरले होते हैं और एक मरले में 30.25 जो हैं गज होते हैं, जो रेवेन्यू के हैं। और जो अर्बन स्टेट के हैं, जैसे मोहाली सिटी है, पंचकूला सिटी है, चंडीगढ़ है, वहाँ पर 25 गज का एक मरला है। रेवेन्यू का 30.25 गज का मरला है। तो मरले के हिसाब से एक होता है बिस्वा। बिस्वा क्या होता है? जिन गाँव में बिग्गे बिस्वे हैं उथे एक बिस्वा होता है। बिस्वा कितने गज का होता है? बिस्वा 50.41 गज का होता है, 453.75 स्क्वायर फुट का। 453.75 स्क्वायर फुट 50.41 गज का एक बिस्वा होता है। जो बिस्वा है कि इसकी लंबाई को चौड़ाई भी होती है? जो मेजरमेंट है हमारे रिकॉर्ड में एक फील्ड बुक है। फील्ड बुक में हर नंबर खसरा की मेजरमेंट दी हुई है। अगर हमने एक बिस्वा बनाना है तो वहाँ पर जरीब चलेगी 57.157 इंच की। वो 1 कर्म जर्ब 20 कर्म एक बिस्वा बन जाएगा, वो बिस्वा है। और जो बिस्वे के हिसाब से अगर हम बिग्गा जिसको बोलते हैं, बिग्गा का क्या साइज़ होता है? बिग्गा है जो एक बिस्वा है, एक बिग्गे में 20 बिस्वे होते हैं। 20 कर्म जर्ब 20 कर्म, उसको बिग्गा बन जाएगा। गजों में कैसे काउंट करें बिग्गे को? गजों में रेवेन्यू रिकॉर्ड में गज नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में गज नहीं है। जो प्रॉपर्टी डीलर या कोई सेल परचेज होती है वो गजों में हो जाती है। रिकॉर्ड में गज, रेवेन्यू रिकॉर्ड में गज नहीं है। नहीं, अगर किसी ने समझना हो कि बिग्गे को गजों में कैसे समझे, वो बिग्गे को उसको कन्वर्ट कर देते हैं। 453.75 स्क्वायर फुट से एक बिस्वा बनता है, उसको 9 से तकसीम कर लो तो गज बन वो जाएंगे। गज बन जाएगी जी। और गज को फिर हम एक बिग्गे में कितने बिस्वे होते हैं? एक बिग्गे 20 बिस्वे होते हैं। एक बिग्गे में 20 बिस्वे होते हैं। हाँ, जो 1 एकड़ है उसमें 4840 गज होते हैं। एक एकड़ में 8 कनाल में या 4 बिग्गे 16 बिस्वे, उसमें 4840 गज होते हैं। और एक हेक्टेयर में और गज में क्या फ़र्क है? हेक्टेयर है जो 2.5 एकड़ का होता है, गज तो बहुत छोटा होता है। और हेक्टेयर और एकड़ में क्या फ़र्क है? 2.5 एकड़ है जो 8 कनाल का होता है। जो हेक्टेयर है 20 कनाल का होता है ना, 20 कनाल का 2.5 एकड़ का होता है। जहाँ 12 बिग्गे का, जिन गाँव में बिग्गे बिस्वे हैं वहाँ 12 बिग्गे का 1 हेक्टेयर होता है। अब हमारे जो बहुत से दर्शक हैं जो चंडीगढ़ के आसपास जो घर ढूंढ रहे हैं, तो वो हमेशा उनकी जो कोशिश रहती है कि बिल्कुल चंडीगढ़ के कोई 1 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के अंदर ही उनको कोई ऐसी घर या प्रॉपर्टी मिल जाए। तो हमने जो सुना है कि चंडीगढ़ के जब बना था तो चंडीगढ़ का कोई पेरीफेरी एक्ट बना था, तो पेरीफेरी एक्ट क्या है? जब चंडीगढ़ की प्लानिंग हुई 1952 में, तो सबसे पहले पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट बना 1952। जो सेक्टर 17 है उससे 25 किलोमीटर तक कोई भी पर्सन पिंड ਦੀ ਫਿਰਨੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। ये पेरीफेरी कंट्रोल इसलिए बनाया था क्योंकि चंडीगढ़ की जो हद है 25 किलोमीटर तक बच सकती है, इसलिए पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट 1952 बना था कि कोई भी पर्सन फिरनी के बाहर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है, उसको पेरीफेरी कंट्रोल बनाया था। अब जो लोग जो चंडीगढ़ के साथ में गांव आए हैं, झामपुर है या छोटे छोटे मटौर है या ये जो गांव हैं, जो इनकी लाल लकीर के बाद जो फिरनी थी, उसके बाद की जो ज़मीन थी वो टेक्निकली पेरीफेरी एक्ट के अंदर आती थी, और वहाँ अगर जो कंस्ट्रक्शन करी है वो कानूनन तौर पे वो इलीगल है। सारी जो भी फिरनी से बाहर कंस्ट्रक्शन हुई है वो जो महकमा गमाडा है वो उसको तोड़ देता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन
की जिम्मेवारी महकमा गमाडा की होती है। अगर फिरनी से बाहर कोई कॉलोनी बनाता है या कोई मकान बनाता है वो इलीगल है, उसको गमाडा ऑफिस तोड़ देता है। एक और जो हमारा क्वेश्चन था, ये तो क्लियर हो गया कि अगर भाई आप चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में किसी गांव में ज़मीन ले रहे हो लाल लकीर के अंदर तो ठीक है। फिरनी के बाहर अगर ज़मीन लेते हो तो वो पेरिफेरी एक्ट के अंदर आएगी और वो इलीगल होगी। अगर आप ऐसी कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या ऐसी कोई घर खरीद रहे हैं जो चंडीगढ़ के आसपास किसी गांव की लाल लकीर से बाहर है, तो आप एक बार पुड्डा में जाकर उसको क्लैरिफाई कर लें, ताकि ये ना हो कि आप अपनी खून पसीने की कमाई से सारी ज़िंदगी जो पूंजी आपने जमा करी है उससे कोई ऐसा घर खरीद लें जो बाद में आके पुड्डा गिरा दे। तो उसको ये नौबत आने से पहले ही आप उसको कन्फर्म कर लें, वेरीफाई कर लें। और जो हमारा इस चैनल के थ्रू हम एक सर्विसेज भी अपने दर्शकों को देते हैं कि अगर आप कोई अपने ज़िंदगी में कोई घर खरीद रहे हैं, चंडीगढ़ के आसपास खरीद रहे हैं, तो अगर आप 20-22 लाख का या 15-20 लाख का घर खरीद रहे हैं, उसको खरीदने से पहले उसको वेरीफाई ज़रूर कर लें। तो वेरिफिकेशन के लिए हम अपनी सर्विस दे रहे हैं, वेरिफिकेशन रिपोर्ट हम देंगे, 1100 रुपये उसके चार्जेस होंगे। यहाँ पे नीचे स्क्रीन में हमारा नंबर है, आप अगर कोई प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करानी है तो हमें कॉल कर सकते हैं। अब जो चंडीगढ़ के आसपास पहाड़ी एरिया हैं, पंजाब के पहाड़ी एरिया हैं, तो बहुत से लोगों को ये सुनने को मिलता है कि वहाँ फार्म हाउस बन गए हैं जी, वहाँ पे आप घर ज़मीन ले लो, वहाँ घर बना लो। तो जो हमें सुनने में आया था, जो हमें पता है कि वहाँ पे कोई दफ़ा 4 या दफ़ा 5 लगी हुई है। तो सर दफ़ा 4 दफ़ा 5 ये है क्या चीज़? ये दफ़ा 4 और जो 5 है ये जंगलात की है। PLPA पंजाब लैंड प्रिवेशन एक्ट है एक, उसके तहत दफ़ा 4 और दफ़ा 5 लगती है। जहाँ दफ़ा 4 और 5 लगी होती है वहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। इवन अपने खेत को पद्धरा भी नहीं कर सकता है बुलडोजर से विदाउट परमिशन। अगर किसी ने दरख्त भी पटना है तो दरख्त की भी परमिशन लेनी पड़ती है जंगलात डिपार्टमेंट से, जहाँ वहाँ PLPA एक्ट लगा हुआ है। तो जितने एरियाज़ पंजाब के नीम पहाड़ी एरिया हैं उसमें से कुछ चंडीगढ़ के आसपास भी हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर के हैं या पठानकोट के आसपास के इलाके हैं जहां पे नीम पहाड़ी एरिया है। इन सारी पहाड़ी एरियो में जंगलात डिपार्टमेंट की दफ़ा 4 दफ़ा 5 लगी हुई है। यहाँ पे आप ज़मीन को एक लेवल पे नहीं कर सकते, किसी मशीनरी के थ्रू आप हाथ से कोई पत्थर उठा के ज़मीन से बाहर निकाल सकते हैं, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये हमारे इस प्रोग्राम में क्लियर हो गया। अब एक जो हम कहते हैं कि अगर एक पिता ने अपने बच्चे को ज़मीन देनी हो, प्लॉट देना हो, सेल करना हो, तो उसका क्या प्रोसेस है? उसको विरासत बोलते हैं या ट्रांसफ़र डीड बोलते हैं? इन दोनों में फ़र्क क्या है सर? इसमें क्या फ़र्क है? जो विरासत होती है आफ्टर डेथ होती है। अगर कोई पर्सन मर जाता है उसके मरने के बाद उसका जो इंतकाल है विरासत का होता है। और अगर तो मरने से पहले कोई विल कर गया है तो अकॉर्डिंग टू विल म्यूटेशन होगा। अगर विल नहीं की तो उसके जो भी लीगल हेयर हैं, जो भी उसके कानूनी वारस हैं, सभी के नाम उसका म्यूटेशन हो जाएगा। जो ट्रांसफ़र डीड है, पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा उपराला किया है। अगर कोई व्यक्ति अपने जिंदा जी अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को देना चाहता है ब्लड रिलेशन में, उसकी ट्रांसफ़र डीड हो जाती है, उसकी रजिस्ट्री हो जाती है तहसील में। उसके जो चार्जेस हैं 900 रुपया है। वो म्यूटेशन, उसका म्यूटेशन होता है, उसका जो है उसके बच्चों के नाम ब्लड रिलेशन में म्यूटेशन हो जाता है, ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री होती है। सर एक बात है, अगर एक भाई अपने भाई को अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहे तो क्या वो भी इस कैटेगरी में आएगा? अगर उसके बच्चे नहीं हैं, अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो अपने भाई के नाम कर सकता है। अगर उसके बच्चे हैं फिर नहीं कर सकता वो। ओके। एक हमारे पास केस आया कि एक पिता है, उसकी लड़की की शादी हो गई है, वो अपने एक प्लॉट को अपनी लड़की जो मैरिड है उसको ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो क्या वो ट्रांसफ़र डीड वाले केसेस में काउंट होगा या उसकी रजिस्ट्री कॉस्ट देनी पड़ेगी? नहीं, वो अपनी लड़की को दे सकता है क्योंकि उसका ब्लड है, ब्लड रिलेशन में कोई भी है तो हो जाता है। और हस्बैंड वाइफ का क्या रहेगा? हस्बैंड वाइफ की नहीं होती है, वो ब्लड रिलेशन में नहीं आते। एक हस्बैंड अगर अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपनी वाइफ के नाम पे कराना चाहे तो उसको पूरी रजिस्ट्री की अमाउंट ही देनी पड़ेगी, वो ब्लड रिलेशन में ट्रांसफ़र डीड के केस में काउंट नहीं होगी। उसका सेल डीड का खर्चा लगेगा, उसका प्रॉपर जो सेल डीड का खर्चा है वो लगेगा। अब जो रजिस्ट्री है
उसमें जो स्टैंप ड्यूटी है पंजाब सरकार की वो कितनी है, और पंजाब गवर्नमेंट की इसके अलावा फ़ीस क्या है? पंजाब गवर्नमेंट की लेडीज़ के लिए कम है, 5% है, जेंट्स के लिए 7% है, और 2% है जो फीस है जो तहसील में जमा होती है। बाकी की रजिस्ट्री का स्टाम्प लगता है। पहले जो स्टैम्प पेपर थे वो स्टैम्प पेपर वेंडर से लेने पड़ते थे। आजकल का जो प्रोसेस है वो बैंकों से ही आपको सीधा एक पेपर सिंबल प्रिंट आउट एक मिलता है, उसको ही स्टैम्प पेपर माना जाता है। और जो स्टैम्प पेपर की फ़ीस है वो सरकारी खजाने में थ्रू बैंक्स ही आजकल जमा हो रही है। आजकल नॉर्मल जो रजिस्ट्री के लिए पेपर हैं, जो स्टैम्प पेपर हैं वो नहीं चाहते। पर कितनी अमाउंट तक आप नॉर्मल स्टैम्प पेपर पर रजिस्ट्री करा सकते हैं? नहीं, अमाउंट तो जितनी भी है बद से बद भी हो जाती है। जितना बड़ा सौदा है बड़े अमाउंट की भी होती है। जो नॉर्मल जो तहसील से स्टैम्प पेपर पुराने मिलते थे, पुराने तो बंद हो गए ना, हम तो ऑनलाइन मिलते हैं, ऑनलाइन ही स्टैम्प पेपर मिलते हैं, ऑनलाइन ही जो फीस है वो तहसील में जमा होती है। और एक सवाल ये होता है कि जो सरकारी रेट होता है और एक जो हम परचेज़ कर रहे हैं, मान लो हम एक चीज़ परचेज़ कर रहे हैं 10,000 रुपये गज, बट वहाँ पे जो सरकारी रेट होता है वो होता है 6,000 रुपये गज। तो अगर हम 6,000 रुपये गज पे से कम की रजिस्ट्री कराना चाहें तो क्या करा सकते हैं? नहीं, ये कलेक्टर रेट होते हैं। हर तहसील में हर साल कलेक्टर रेट बनते हैं। अगर कोई रजिस्ट्री कम रेट से कराएगा तो दफ़ा 47 में एडीसी के पास चली जाएगी, रेफर हो जाएगी उसको। वो रजिस्ट्री तहसीलदार नहीं करेगा अगर कम रेट की, कलेक्टर रेट से कम रजिस्ट्री नहीं होगी। कलेक्टर रेट से अब हो सकती है, कम नहीं हो सकती। और एक सवाल ये है कि मान लो हमने आज रजिस्ट्री कराई, उस रजिस्ट्री में कोई नाम गलत पड़ गया, या हमारा कोई रकबा गलत लिखा गया, या कोई अमाउंट गलत लिखी गई और रजिस्ट्री हो गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, रजिस्ट्री हो गई। अब उसको अगर ठीक कराना है तो क्या हल है? उसकी ततीमा रजिस्ट्री बन जाती है। ततीमा रजिस्ट्री का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वैसे ही है जैसे पहले रजिस्ट्री होती है। सेलर को भी आना पड़ेगा, परचेजर को भी आना पड़ेगा, उसकी ततीमा हो जाती है, उसकी करेक्शन हो जाती है अगर रजिस्ट्री में कोई क्लैरिकल मिस्टेक होगी। जो ट्रांसफ़र डीड है जो पंजाब में चलती है, ये बाकी स्टेटों में चलती है या नहीं चलती है? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? नहीं, इसके पास नहीं है इन्फॉर्मेशन। शायद हरियाणा में है, बाकी स्टेटों को कोई पता नहीं है। अब जब हम रजिस्ट्री कराते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे प्रोसेस होता है रजिस्ट्री का, वहाँ पे एक नंबरदार की गवाही डलती है, एक नॉर्मल गवाह होता है। तो नंबरदार का या एक नोटरी का रजिस्ट्री को अटेस्ट करना ज़रूरी है या उसके बिना काम चल सकता है? जो भी गांव की रजिस्ट्री होती है उसमें नंबरदार की हाजिरी तो ज़रूरी है। पंजाब गवर्नमेंट ने तो कहा है, सारे डीसी ने भी ऑर्डर किया है सारे तहसीलदारों को कि जो भी गांव की रजिस्ट्री होती है उस पर नंबरदार की गवाही पाओ। और जो शहर की रजिस्ट्री होती है उसमें वकील भी पा देते हैं और म्यूनसिपल काउंसलर भी गवाही अपनी पा देते हैं। जो म्यूनसिपल काउंसलर होता है वो भी अपनी गवाही पा देते हैं, एडवोकेट भी पा देते हैं शहर की रजिस्ट्री में। गांव की रजिस्ट्री में तो नंबरदार की ही ज़्यादा चलती है मोस्टली। तो जो शहर की रजिस्ट्री है वहाँ पे जो गवाह है, नंबरदार की जगह आप अपना जो एमसी है मोहल्ले का उसकी भी गवाही डाल सकते हैं, या जो नोटरी हैं तहसील में बैठे होते हैं आप उनकी भी गवाही डाल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मल बंदों को नहीं पता थी, आज हमारे चैनल के थ्रू ये आपके पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो बहुत सी ऐसी बातें और हमने करनी है, उसके लिए हम फिर और शो करेंगे। आज का शो आपको कैसा लगा ये आप हमारे जो प्रोग्राम के नीचे नंबर हैं उस पर फ़ोन करके या मेल करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करानी है तो हमारे जो नंबर चल रहे हैं उसके ऊपर आप कॉल करके प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ताकि आप कहीं किसी ठगी का शिकार ना हो जाएं, आपके साथ कहीं धोखा ना हो जाए। आप ज़मीन खरीदने से पहले, कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसको एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें। इसकी कॉस्ट सिर्फ 1100 रुपये है, जो कि बहुत अफोर्डेबल है। 15-20 लाख की प्रॉपर्टी, गलत प्रॉपर्टी खरीदने से अच्छा है आप 1100 रुपया लगाकर पहले उसको वेरीफाई कर लें। हमारा चैनल आपको कैसा लगा इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, और हम अपने कस्टमर जो हमारे दर्शक हैं उसको ये इंश्योर करते हैं कि आने वाले समय में भी हम आपके लिए बहुत से वैल्यूएबल, बहुत से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के शो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।